प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस लेक्चर में चलित आवर्ती दोलन का जो है शक्ति, अवशोषण एवं विशेषता गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम चलित आवर्त दोलक के बारे में आपको बता चुके हैं, फिर मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें तीन तरह के फोर्स कार्य करते हैं। पहला फोर्स कार्य करता है Fr इज इक्वल टू माइनस के एक्स जिसको प्रत्यानयन बल है। दूसरा बल कार्य करता है Fd इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा डी एक्स अपॉन डी टी जिसे अवमंदन बल कहेंगे। और थर्ड जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू F0 साइन ओमेगा टी होगा। इन तीनों फोर्सों को मैं F इज इक्वल टू एफ आर प्लस एफ डी प्लस में एफ ई के अंदर मैं अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद मेरे पास जो प्रणोद दोलक का अवकल समीकरण आएगा वो समीकरण नंबर क्या आएगा, 5 आएगा। समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5 के अनुसार मेरे पास ये प्रणोद दोलक का अवकल समीकरण हो गया। अब इसके द्वारा मैं मानता हूँ इसका जो सॉल्यूशन जो आता है, विस्थापन का जो समीकरण आता है वो आता है ये वैल्यू x इज इक्वल टू एक्स जीरो इंटू साइन ओमेगा टी माइनस का फाइव, जहाँ एक्स जीरो प्रणोद दोलक के जो विस्थापन है उसका आयाम है f0 अपॉन में ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के पावर 1/2 तथा फाइव की वैल्यू है 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो माइनस का ओमेगा स्क्वायर। अब इससे मैंने निकाला। अब मैं x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू से मैं प्रणोद दोलक का सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूँ शक्ति। प्रणोदित दोलक द्वारा शक्ति अवशोषण एवं विशेषता गुणांक। तो प्रणोदित दोलक द्वारा शक्ति अवशोषण एवं विशेषता गुणांक, यदि किसी अवमंदित दोलक पर प्रणोदित प्रत्यावर्ती बल F इक्वल टू F0 साइन ओमेगा टी लगाया जाता है तो दोलक स्थायी अवस्था में चलित आवर्ती ओमेगा से दोलन करता है और दोलक के 1 सेकंड में प्रणोदित दोलक द्वारा किए गए कार्य के बराबर शक्ति अवशोषित कर लेता है। इसलिए दोलक द्वारा अवशोषित शक्ति इज इक्वल टू P इज इक्वल टू F इंटू वी होता है। P फोर्स हो गया और V वेलोसिटी हो गया। और इससे मेरे पास हम जानते हैं चूंकि जो F इज इक्वल टू F0 साइन ओमेगा टी है, ये वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो मेरे पास समीकरण आ जाएगा P इज इक्वल टू F0 V इंटू साइन ओमेगा टी। समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। एंड वी नो दैट कि x इज इक्वल टू क्या जानते हैं, x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी माइनस 5 होता है, जहाँ x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x0 की वैल्यू f0 अपॉन m इंटू ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के ऊपर 1/2 एंड 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर। इस वैल्यू को मैं इसमें रख देता हूँ तो मेरे पास जो आया प्रणोदित दोलक का समीकरण 2 से जो वेग आया, वेग इज इक्वल टू, ये जो समीकरण आया मेरे पास x, इससे वेग की वैल्यू निकालूंगा तो वेग की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इंटू ओमेगा एक्स जीरो इंटू कोस ओमेगा टी माइनस 5 प्राप्त हो गया। तो इससे मेरे पास क्या आएगा, समीकरण नंबर 5 प्राप्त हो गया था। समीकरण 4 में समीकरण 1 से मान रखेंगे तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा P is equal to ओमेगा x0 f0 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी माइनस 5। अब कोस ओमेगा टी माइनस 5 के अंदर मैं एक फॉर्मूला अप्लाई किया, कौन सा कि कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करूंगा तो मेरे पास P इज इक्वल टू आएगा ओमेगा x0 f0 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी कोस 5 प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन 5। तो साइन ओमेगा टी मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसका मैंने क्या ले लिया, माध्य ले लिया। तो माध्य निकालूंगा तो माध्य शक्ति का अवशोषण निकालूंगा, इसकी मीन वैल्यू निकाल दी। ओमेगा x0 f0 इंटू कोस ओमेगा कोस 5 इंटू साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी का माध्य प्लस साइन 5 इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी का माध्य। तो इसके लिए मेरे पास जो वैल्यू प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो माध्य निकलेगा उसकी वैल्यू तो आ जाएगी 1/2 तथा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी का माध्य निकालेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। सो इस समीकरण 7 को समीकरण 6 में रखने पर मेरे पास जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आएगी कि पी का जो माध्य इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ओमेगा x0 f0 साइन 5। ये आ गया मेरे पास समीकरण नंबर 8। और समीकरण 8 के अंदर हम जानते हैं कि साइन 5 का मतलब क्या होता है, tan 5 अपॉन √1 माइनस का √1 प्लस में tan स्क्वायर 5। और पीछे से tan 5 की वैल्यू मैं इस समीकरण में रखूंगा तो sin 5 की वैल्यू मैं प्राप्त कर लूंगा। और समीकरण 4 से tan 5 का मान समीकरण 9 में रखेंगे तो रखने पर मेरे पास आ जाएगा sin 5 इज इक्वल टू
2r ओमेगा अपॉन में ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2। ये मेरे पास आ गया समीकरण नंबर 10। इस समीकरण 8 में समीकरण 3 और 10 से मान रखने पर, तो 8 में मैंने क्या किया, साइन फाई का मान रखूंगा, रखने के बाद में मेरे पास है जो x0 का मान रखूंगा। ये रखने पर मेरे पास आ जाएगा कि माध्य P इक्वल टू मतलब पावर शक्ति का माध्य इज इक्वल टू 1/2 इंटू f0 स्क्वायर अपॉन m इंटू 2r ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर। अब मैंने इसका माध्य ले लिया, तो माध्य से मेरे पास जो वैल्यू प्राप्त हुई वो पहले प्राप्त हो गई कि P का माध्य इज इक्वल टू f0 स्क्वायर अपॉन m इंटू में r अपॉन में अंडर रूट अपॉन में ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस में 4r स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया समीकरण नंबर 11। और समीकरण 11 में P के अधिकतम मान के लिए समीकरण 11 के हर का न्यूनतम मान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका मैक्सिमम भाई P का मान माध्य का मान अधिक होने के लिए मेरे पास है इसका जो हर का जो मान है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। अधिकतम होने के लिए इसका मान न्यूनतम होना चाहिए। तो इसको न्यूनतम करेंगे तो जो नीचे वाला जो पार्ट है समीकरण 11 के हर का मान जो है, हर का मान ये है, इसको मैंने क्या कर दिया ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस का ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इक्वल टू न्यूनतम। तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन जो प्राप्त हुआ मेरे पास वो आ गया d अपॉन डी ओमेगा इंटू दिस वैल्यू इक्वल टू 0। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इसकी वैल्यू आ गई ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस का ओमेगा का 2 इंटू में दिस वैल्यू प्लस में इसका करूंगा मैं ओमेगा के रेस्पेक्ट में, तो मेरे पास आ जाएगी माइनस का ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगी। तो इससे मेरे पास आ जाएगा या ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0। तो इससे मेरे पास इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आया ओमेगा बराबर ओमेगा 0। ये समीकरण नंबर 12 है। जब चालक बल की आवृत्ति ओमेगा दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 के बराबर होती है तो अधिकतम शक्ति का हस्तांतरण क्या होता है। इस स्थिति में स्थानांतरित जो अधिकतम शक्ति होगी है ना, जिसकी वैल्यू को अधिकतम कर दी, इसकी वैल्यू ओमेगा 0 के बराबर प्राप्त हो गई। इससे मेरे पास आ जाएगा समीकरण नंबर जो मेरे पास ये आया, इसमें इसकी वैल्यू क्या आ गई ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0। इसके अंदर ये वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आया वो आया f0 स्क्वायर अपॉन में m इंटू 1 अपॉन में 4r। दिस इज द समीकरण नंबर 13। और समीकरण नंबर 13 में जो मेरे पास आया 1/2r की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, टाउ के रूप में प्राप्त होगी। तो 1/2r इज इक्वल टू टाउ के रूप में ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। तो जो P का माध्य है, मैक्सिमम का माध्य है, वो हो गया f0 स्क्वायर अपॉन में 2m इंटू में टाउ के रूप में प्राप्त हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, समीकरण नंबर 14 प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 14। तो ये क्या है मेरे पास जो पावर था उसकी मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी, समीकरण नंबर 14। अब मैंने क्या किया, कि जो माध्य P था तथा ओमेगा के मध्य मैंने ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ प्लॉट करने के बाद मेरे पास इस तरीके का फिगर प्राप्त होता है कि पहले ओमेगा का मान बढ़ता है, ओमेगा बढ़ाता हूँ वैसे वैसे माध्य P का मान पहले तो बढ़ता है और फिर एक क्रिटिकल कंडीशन ओमेगा 0 पर इसका मान क्या होता है फिर कम होना शुरू हो जाता है। तो ये जो दो स्थितियां प्राप्त हो गई A और B, तो B पॉइंट पे जो होता है उसे तो ओमेगा 1 कहूंगा तथा A पॉइंट पे होगा उसे ओमेगा 2 कहूंगा और बीच वाले स्थिति को मैंने ओमेगा 0 कह दिया। तो इस स्थिति में उपरोक्त वक्र को अनुनाद वक्र कहते हैं, इसे रेजोनेंस कर्व कहते हैं। वक्र को दो बिंदु A तथा B लेते हैं जो कि माध्य शक्ति P महत्तम शक्ति अवशोषण P मैक्सिमम का आधा होता है। इन बिंदुओं को अर्ध शक्ति बिंदु क्या कहते हैं, इनको क्या कहेंगे अपन, अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। चित्रानुसार अर्ध शक्ति बिंदुओं पर माध्य P इज इक्वल टू होता है 1/2 P मैक्सिमम का माध्य। तो समीकरण नंबर 15 आ गया। समीकरण 15 में समीकरण 11 व 14 के मान रखने पर मेरे पास जो रिजल्ट आया कि P माध्य P का मान रखूंगा और P मैक्सिमम का माध्य रखूंगा। रखने के मेरे पास जो समीकरण प्राप्त हो गया कि 11 व 14 से मान रखूंगा, तो 14 से तो P मैक्सिमम का रखूंगा और 11 का रखूंगा। तो मेरे पास जो समीकरण प्राप्त हो गया ये तो P माध्य की वैल्यू आ गई प्लस 1/2 इंटू P मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। अब मैंने इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू प्राप्त हो गई कि ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस का ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2r आ गया, प्लस माइनस का 2r आ गया। तो इससे मेरे पास आ गया
या मैं इसको कह सकता हूँ कि ओमेगा जीरो माइनस का ओमेगा इंटू में ओमेगा जीरो प्लस ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2r ओमेगा होता है। तो यदि अर्धशक्ति बिंदु की आवृत्तियाँ ओमेगा जीरो के निकट है, यदि अर्धशक्ति की बिंदु की आवृत्ति ओमेगा जीरो के निकट है, तो ओमेगा जीरो प्लस ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 ओमेगा माना जा सकता है। इसलिए ओमेगा जीरो माइनस का ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस का आर के रूप में हो गया। अतः अर्धशक्ति बिंदु पर आवृत्तियाँ जो होंगी वो पहले पर आएगी ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा जीरो माइनस का, तो दूसरे पर होगी ओमेगा टू इज इक्वल टू ओमेगा जीरो माइनस का आर हो गया। ये समीकरण नंबर 17। अतः समीकरण 17 से अर्धशक्ति बिंदु पर आवृत्तियों का जो अंतर होगा, अर्थात ओमेगा टू माइनस का ओमेगा वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 18 आ गया। और इन अर्धशक्ति बिंदुओं पर आवर्ती अंतराल को बैंड विस्तार भी कहते हैं। इसे मैं क्या कहूंगा, बैंड विड्थ भी कहता हूँ। आवर्ती अंतराल को क्या कहूंगा मैं, बैंड विस्तार कहूंगा, जिसे मैंने क्या कह दिया, 2r के बराबर हो गया। इसलिए दोलक का जो विशेषता गुणांक आएगा, दोलक का जो विशेषता गुणांक आएगा, Q इज इक्वल टू, हम पीछे पढ़ चुके हैं, Q इज इक्वल टू ओमेगा जीरो इंटू टाउ इक्वल टू ओमेगा जीरो अपॉन 2r। तो 2r का मान इसमें रख दिया। तो 2r का मान रखने पर मेरे पास जो क्वालिटी फैक्टर का मान आएगा, समीकरण 18 से 2r का मान रखा, तो क्वालिटी फैक्टर Q का जो मान आया वो आया ओमेगा जीरो अपॉन में मॉडुलस ओमेगा टू माइनस का ओमेगा वन। एंड वी नो दैट कि ओमेगा जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ की वैल्यू रखी तो मेरे पास जो प्राप्त होगा, Q इज इक्वल टू एफ जीरो अपॉन में एफ टू माइनस का एफ वन का मोड। इस प्रकार से इसलिए विशेषता गुणांक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्वाभाविक आवर्ती अपॉन में बैंड विस्तार। मतलब जब विशेषता गुणांक क्या है कि मेरे पास जो स्वाभाविक आवर्ती थी एफ जीरो, सॉरी ओमेगा जीरो अपॉन में बैंड विस्तार बोले तो ओमेगा टू माइनस का ओमेगा वन, दोनों का जो डिफरेंस था उसका मान दिया। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 21 आ गया। तो ये जो मेरे पास था चालित आवर्ती या प्रणोदित दोलक था, उसका मैंने सबसे पहले आपके सामने समीकरण निकाला। समीकरण निकालने के बाद में उसके बाद में हमने क्या किया, उसके विस्थापन का समीकरण निकाला स्टेट पॉइंट पे, और उसके बाद में उसका अधिकतम जो मैक्सिमम जो वैल्यू थी, है ना, आयाम, उस आयाम का मान निकाला। फिर प्रणोदित दोलक का वेग निकाला। वेग निकालने के बाद में जो मेरे पास जो अधिकतम वेग आया, वेग का जो आयाम है वो निकाला, मैक्सिमम की वैल्यू। और वो निकालने के बाद फिर मेरे पास आया प्रणोदोलक की काइनेटिक एनर्जी। मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाली, काइनेटिक एनर्जी की वो वैल्यू निकाल दी। निकालने के बाद में फिर उसका माध्य निकाला। इसी प्रकार से प्रणोदोलक का मैंने शक्ति अवशोषण निकाला। शक्ति अवशोषण की जो वैल्यू है, अधिकतम शक्ति अवशोषण क्वालिटी फैक्टर क्यू की वैल्यू निकाली। क्यू की वैल्यू होती है एफ जीरो अपॉन में एफ टू माइनस का एफ वन। इस प्रकार से मेरे पास ये प्रणोदित दोलक जो है या चलित आवर्त दोलक है वो कंप्लीट होता है। आज यहाँ पे ये सारी चीजें, इसकी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन था, और मेरे पास अवमंदन चलित आवर्त अवमंदित दोलक था वो, और तीसरा था प्रणोदित या चलित आवर्ती दोलक, ये तीनों खत्म हो गए। तो नेक्स्ट अपन आगे इसके बारे में थोड़ा सा, इसमें बच रहा है अप्रसन्नवादी दोलक। तो अप्रसन्नवादी दोलक क्या होता है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें बताएंगे कि अप्रसन्नवादी दोलक क्या होता है। धन्यवाद।